Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे ईवीएस जो कंटेंट है एनसीईआरटी की समरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं 2011 से 19 तक। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ये होगी आपकी क्लास 16, जिसमें थोड़ा सा जो सेशन है वो बड़ा ही रखेंगे ताकि ज़्यादा हम कंटेंट डिस्कस कर सकें, पिछले 2 दिनों का हिसाब चुकता कर सकें, ऐसे 2 से 3 दिन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। मैं देख लेती हूँ एक बार कि आप लोग ठीक से कॉमेंट कर भी पा रहे हैं या नहीं। कोई समस्या हो तो फिर देखेंगे उसमें क्या किया जा सकता है ना। लेट मी चेक कि बफरिंग जैसा तो कुछ नहीं है ना। बफरिंग जैसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, आप लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करेंगे इसको। सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, पेशेंस रखिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ब्रेल के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में क्लियर करेंगे चीज़ें। लाइक शेयर अगर अभी तक ना किया हो कर दीजिएगा। और जो पीडीएफ है वो आपको ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। और कोशिश करेंगे जल्दी ही आपके सामने लेट्स लर्न का ऐप भी आए ताकि सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएं। ठीक, उसकी प्लानिंग चल रही है, टाइम लगेगा। चलिए फिर झूम फार्मिंग को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक छोटी सी एक गलती थी जिसमें उन्होंने डीप इसको डिग करने की बात कही थी। तो झूम फार्मिंग के बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझेंगे, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को समझेंगे। कुछ चिकारा डांस वांस है, कुछ चिकारा नहीं मतलब चिरौ डांस है, इस तरीके कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सबको समझेंगे। रावण दशहरा सबको समझ लेंगे, कैरावन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरन पोली के बारे में आई थिंक आया भी हुआ है, रेट्स के बारे में आया हुआ है, ये मुद्रास के बारे में आया हुआ है। इन सबको समझेंगे एक एक करके, है ना। आते हैं अभी, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, ऑडियो वीडियो सब क्लियर हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, फिर बीच में कोशिश करेंगे कि कमेंट्स ना लिए जाएं। अभी ठीक है, ओके ग्रेट। करेंगे इंग्लिश पेडागोजी। हाँ, सीटेट का यार चांसेस तो लग रहे हैं कि डिले होगा, देखते हैं बाकी क्या होता है, क्योंकि इतने सारे लोग, अगर 25 लाख लोग एग्जाम देंगे तो मजाक तो है नहीं। मैं 1 मिनट आप लोगों की कमेंट्स देख लेती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा बस, फिर करेंगे इसको कंटिन्यू। 1 मिनट का समय दीजिए। क्या रिवीजन किया आपने पिछले 3 दिनों में, वो बताइए इतने आप कमेंट करके, फिर स्टार्ट करते हैं। बफरिंग नहीं है भाई, बफरिंग का नाम कोई नहीं लेगा आज। नो बफरिंग एट ऑल, हम नहीं मानेंगे बफरिंग है ना। 1 मिनट 1 मिनट, हाँ बहुत बढ़िया। तो हाउस द जोश, सही है सही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं तो सिर्फ लाइक करने आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? सीटेट क्लियर हो चुका है क्या? किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? क्योंकि ये बाकी तो जगह काम नहीं आएगा, सीटेट का ही मेन काम आएगा ये आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत बढ़िया। मैं एकदम ठीक हूँ, ठीक हूँ, चल जाएगा काम, है ना। स्टार्ट करते हैं। ईवीएस जल्दी खत्म कर देंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी तो देखने हैं, काफी काम है करने को। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट है झूम फार्मिंग, झूम की खेती। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। झूम फार्मिंग के अगर मेन पॉइंट्स की बात करें तो ये एक ऐसी फार्मिंग है जिसको जो ये आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, नागपुर, मेघालय, मिजोरम, ये यहाँ इन साइड मतलब इस साइड में होती है, नॉर्थ ईस्ट में। आफ्टर कटिंग 1 क्रॉप, एक क्रॉप कट करने के बाद जो एक फसल है उसको कट कर लिया आपने खेत से, उसके बाद द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स। ध्यान रखिएगा, पहले एक जो क्रॉप है, एक फसल है, उसको आप काट चुके हैं, उसके बाद आपने कुछ साल तक उसमें कोई फसल नहीं उगाई, आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसे एक पर्टिकुलर लैंड को, उस पर्टिकुलर जमीन के टुकड़े को, ठीक है। नथिंग इज ग्रोन देयर, कुछ नहीं उगाया। फिर है द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। अब क्या होगा, जब कुछ साल तक आप कुछ नहीं उगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अपने आप ही उग जाएगा। वो जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो भी ऐसी वीड्स, जो छोटी मोटी चीजें हैं, वो उगी जाती हैं खेतों में। तो वो जितने भी उगे हैं, या कुछ बैम्बू वगैरह अगर उग गए, तो उनको आप क्या करते हैं, उनको आप नॉट पुल्ड आउट, उनको पुल्ड आउट नहीं करते। दे आर कट एंड बर्न्ड, उनको वहीं कट किया गया, कट करके छोड़ दिया, मतलब जड़ें नहीं उखाड़ी उनकी, ठीक, कट किया और जला दिया गया। इससे क्या होगा, ये जो ऐश है, मतलब ये जो राख है, वो जिसको कट करके आपने जला दिया, जड़ें तो अंदर ही हैं, ठीक, तो उस केस में ये फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाएगी लैंड को, ठीक हुई बात। तो ये कुछ 2 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद दूसरा फेज क्या है इसका, दूसरा फेज है इसका, व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज लाइटली डग अप नॉट प्लव्ड। ये ध्यान में रखिएगा, जब इसको फार्मिंग के लिए, अब ये क्या है, खेती के लिए उपजाऊ बन गई मिट्टी,
अब इस केस में इसको हल्का सा डगअप किया जाता है, हल्का सा खोदा जाता है, ऊपर ऊपर से बहुत प्लफ नहीं किया जाता या डीपली इसको हम प्लफ नहीं करते। तो ये पॉइंट कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन में दे देता है कि उसको बिल्कुल गहराई से खोदेंगे, वैसा नहीं होगा, इसको हल्का सा डगअप करेंगे, प्लफ नहीं किया जाएगा। ठीक है। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, इनको पुल्ड आउट नहीं किया जाएगा, दे आर जस्ट कट। ये भी वही पॉइंट है जो हमने लास्ट में समझा, बस कट किया जाएगा, निकाला नहीं जाएगा जड़ों को। ठीक है। सो दैट दे गेट मिक्सड विद द सॉइल, इससे क्या होगा, वो सॉइल में ही मिक्स हो जाएंगे और जो जड़ें थी वो और ज्यादा फर्टाइल बनाएंगी। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द सॉइल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। दिस इज बीइंग डन इन मिजोरम। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो मिजोरम को इन्होंने हाईलाइट किया है, बाकी उस साइड के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर ये चीज जो है कॉमन है, झूम की खेती। क्लियर हुई बात? तो ये एक तरीका हुआ, इसके सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बात हो रही है मिजोरम की ही, तो मेन क्रॉप क्या है यहाँ, राइस यानी कि चावल। द पीपल सेलिब्रेट व्हेन द क्रॉप इज राइपन्ड एंड दे डू चिरौ डांस होल्डिंग बैम्बूज। मतलब कि जब जो आपकी फसल है वो पक जाती है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्वियसली वो एक लिविंग का साधन है, उनके रोजी रोटी का साधन है, तो वो सेलिब्रेट करेंगे फसल के पकने पर। ठीक। और होल्डिंग बैम्बूज, बैम्बूज को पकड़ के, वो जो बांस है उनको पकड़ के एक चिरौ डांस किया जाएगा। ठीक। ये हुई आपकी फसल पकने वाली बात, राइस है, और ये है चिरौ डांस। चिरौ डांस इसमें दिया हुआ था कहीं पर, आपने देखा होगा, ये है होल्डिंग बैम्बूज। ठीक। तो बैम्बूज पकड़े हुए हैं, नहीं पकड़े हुए हो तो भी आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है बात। तो ये एक छोटी सी बात हुई जो क्लियर हुई होगी। हाँ, डिले होने की बहुत ज्यादा संभावना है, बट हम डेली पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। साइको करा देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, लाइक फादर लाइक डॉटर। मतलब ये एक चैप्टर है लाइक फादर लाइक डॉटर, कि भैया जो बच्चे हैं वो माँ बाप से मिल सकते हैं उनके कुछ गुण। ठीक। वी एक्वायर सर्टेन ट्रेट्स एट बर्थ फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड सर्टेन थिंग्स और स्किल्स वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरमेंट। मतलब कि हम कुछ ट्रेट्स, जो हमारी कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, इवन कुछ बीमारी भी हो सकती हैं जो हम हेरिडिटी से क्या कर लेते हैं, अपनी आनुवांशिकता से, अपने जो फोर फादर्स हैं उनसे ग्रहण कर लेते हैं, हमारे पेरेंट्स से कुछ चीजें हम एक्वायर कर लेते हैं, कुछ ट्रेट्स, कुछ विशेषताएं, और इसके अलावा कुछ स्किल्स हम एनवायरमेंट से सीख लेते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, जैसे पेंटिंग, जैसे कि कितनी भी सारी चीजें हो सकती हैं। तो बहुत सारी स्किल्स हम एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं, बहुत सारी ट्रेट्स हम अपने पेरेंट्स से ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक की? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस। पोलियो आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा अमिताभ बच्चन जी ने खूब ऐड किए हैं। ठीक। तो पोलियो बेसिकली प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाती थी इससे, चलने फिरने में भी, और बहुत तरह की परेशानी होती है अगर आप सर्च करेंगे तो। पोलियो क्या है? ये एक वायरस है ना, जैसे कोरोना एक वायरस है उसी तरीके से पोलियो एक वायरस है, लेकिन इसको इनहेरिट किया जाता है, ऐसा पहले लोग मानते थे, लेकिन ये इनहेरिटेड नहीं होता। ये आपकी क्या कहेंगे इसको, मतलब आपकी क्या कहेंगे, ये हेरिडिटी से नहीं आया है, ये आपका एक वायरस है। तो ये माँ बाप से नहीं आपने इनहेरिट किया। ठीक। विरासत में नहीं मिला अगर मैं कहूं तो। फिर है, अ डॉक्टर कैन बी इनवाइटेड टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज डिजीज। देखो एक बात ध्यान में रखना, चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कम हो जाएं, जो एनसीईआरटी की पेडागोजी है, जिसको मैं ये कंटेंट खत्म होते ही डिस्कस करूंगी, वो 15 से 20 नंबर आपको दिला देगी। 15 नंबर तो कहीं नहीं गए और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ईवीएस पढ़ाने का तरीका तो वही रहेगा। ठीक। तो अ डॉक्टर कैन बी इन्वाइटेड टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर को आप इस जानकारी को देने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। क्लासरूम में किसी डॉक्टर को बुलाया, किसी बच्चे के पेरेंट्स डॉक्टर हैं या किसी डॉक्टर को बुलाया आपने और उनको एक जानकारी देने के लिए कहा गया, तो इम्पैक्ट क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा। और इसको कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं। जब आप कम्युनिटी से लोगों को इन्वॉल्व करते हैं क्लासरूम में तो कम्युनिटी रिसोर्स कहलाते हैं ये। ठीक। तो एक डॉक्टर को आप बुला सकते हैं, अगर किसी और चीज के बारे में, फार्मिंग के बारे में बात करें तो किसी फार्मर को आप बुला सकते हैं। तो ये पेडागोजिकल टॉपिक हो गया साथ में ही। ठीक है बात। जैसे कि आपने चेस सीखा है, बिल्कुल जी ऐसे अलग अलग चीजें हो सकती हैं जिनको आपने सीखा हो। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हिंदी में कन्वर्ट करके चलेंगे भाई। नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेगर मेंडल के बारे में। इनको फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल। ठीक। ये एक पुअर फार्मर की फैमिली में इनका जन्म हुआ था, एक गरीब किसान परिवार में, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया, सिगमंड फ्रॉइड थे ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये। ठीक है, ऑस्ट्रिया इन 1822, 1822 में। फिर फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए 28,000 मटर के पौधों पर। यानी कि अगर हम बात करें इन द गार्डन ऑफ द मोनेस्ट्री, वो मठ नहीं होते हैं जो आपने शायद कहीं ना कहीं देखा होगा, जो मोनेस्ट्री होती है जहां वो मंक रहते हैं, क्या कहें उनको, साधु कहेंगे। ठीक। तो एक मठ में इन्होंने कुछ प्लांट्स पर, 28,000 प्लांट्स पर
28,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ मटर नहीं लिखा है बट उसमें से ऑब्वियसली कुछ मटर के भी पौधे रहे होंगे। फिर है पी प्लांट्स हैव सम ट्रेट्स विच कम इन पेयर्स। जो ये मटर है, पी प्लांट है ना, मटर का जो पौधा है उसके अंदर कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं जो पेयर में आती हैं। पेयर आप जानते हैं 2 का होगा। लाइक द सीड इज आइदर रफ और स्मूथ, मतलब कि या तो जो एक सीड है यानी जो बीज है या तो वो स्मूथ होगा, बिल्कुल चिकना होगा, या फिर वो खुरदरा होगा यानी रफ होगा। ठीक है, बीच में नहीं होगा कहीं। क्लियर हो गई बात? और समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कुछ चीजें हैं इसमें 2-3 वही के कुछ विशेषताएं इसमें कॉमन होती हैं, मतलब सॉरी पार्ट्स में होती हैं। या तो रफ होगा, पेयर्स में आती हैं, या तो रफ होगा मटर का पौधा, या फिर खुरदरा होगा जिसको रफ, या फिर स्मूथ होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एक पॉइंट है यहाँ इंपॉर्टेंट, सीड्स विच आर आइदर ग्रीन और येलो। जो बीज है या तो वो हरा है या तो फिर वो येलो है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे या वो जो आगे जिन पौधों को जो इनकी जनरेशन होगी नेक्स्ट, वो भी मिक्स्ड कलर के नहीं हो सकते, है ना। जो कलर होगा या तो वो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। तो 2 चीजें हमने सीखी कि जो कलर है या तो वो ग्रीन होगा या तो येलो होगा, और अगर पौधा है तो वो या तो फिर रफ होगा या फिर वो स्मूथ होगा, बीच में नहीं होगा कुछ भी। ठीक, और किसने एक्सपेरिमेंट किए? ग्रेगर मेंडल ने। इन्होंने लॉज भी दिए हैं हेरिडिटी के। क्लियर है बात? कर देंगे ईवीएस को कंप्लीट, क्यों टेंशन लेते हो, समय है आपके पास अभी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे, देखेंगे जरा नेक्स्ट पॉइंट को। ऑन द मूव अगेन। अब ये मूव की बात है कि मतलब एक जगह से दूसरी जाने वाली बात है। ऑन द मूव अगेन एक चैप्टर है जिसमें बात हुई है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनकी मैं बात करूंगी। दशहरा की बात हुई है। दशहरा कम्स आफ्टर द रेनी सीजन। जो दशहरा है वो ऑटम सीजन में आएगा, यानी पतझड़ कह सकते हैं उसको, विंटर से पहले। ठीक, और रेन के बाद। ठीक, जो पहले वाले नोट्स हैं जो 2018 के बने हुए हैं उनमें बिफोर लिखा हुआ है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में उसको ट्रिकी तरीके से दिया हुआ है, तो वो एक मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेना। लेटेस्ट वीडियो से हमेशा मैच कर लिया करो चीजें, इसी का मतलब होता है अपडेट करना चीजों को, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, 360 डिग्री नहीं घूमती चीजें। तो दशहरा कम्स आफ्टर द रेनी सीजन, जो बारिश के बाद दशहरा आएगा। और दशहरा में क्या है, बेसिकली हम रावण का पुतला जलाते हैं, यानी हम 10 क्या कहें 10 सिंस को हम मारने की बात करते हैं। ठीक, अब एक और चीज है पूरन पोली। पूरन पोली एक तरह की रोटी है, स्वीट रोटीज, मीठी रोटी है, जिसको जैगरी और ग्राम, यानी जो आपका जैगरी और ग्राम मतलब गुड़ और चना, ऐसे आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। कल मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कमेंट्स में, सही बात है। तो जैगरी और ग्राम का यूज करके पूरन पोली मीठी रोटियां बनाई जाती हैं। ऑब्वियसली गुड़ मीठा है तो खट्टी तो बनेंगी नहीं रोटियां। दिस इज बीइंग ईटन विद अ स्पाइसी कड़ी डिश। स्पाइसी कड़ी डिश के साथ इसको खाया जाएगा, मतलब क्या खाएंगे, चटपटी कड़ी डिश के साथ खाएंगे इसको। पूरन पोली को बनाई किससे जाती है, जैगरी और ग्राम यानी कि चने से। क्लियर हो गई यहां तक की बात? तो ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे, कुछ कुछ ही चीजें हैं महाराष्ट्र में। बहुत बढ़िया जी, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें मैं थोड़ा सा टच कर देती हूँ, एक स्टोरी है कुछ लोगों के बारे में कि कैसे वो लोग खेतों में काम करते हैं दशहरा से पहले। इसके अलावा फिर दूसरी जगह कहीं चले जाते हैं शुगर केन की खेती में काम करने, मजदूर काइंड ऑफ आप कह सकते हैं उन लोगों को। ठीक, और कुछ लोग होते हैं जो उन्हें लोन देते हैं, फिर बाद में उनसे वसूली करते हैं। तो इस तरीके की इसमें इस चैप्टर में बात की हुई है कि आप बच्चों को सेंसिटाइज कर सकते हैं कि कैसे कैसे लोग अलग अलग चीजों से प्रभावित होते हैं और क्या सिचुएशन रहती है। वो हम पेडागोजी में डिस्कस करेंगे जब ईवीएस की पेडागोजी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें कहानी है कि वो जो किसान हैं या वो जो मजदूर हैं जिनको काम मिलता है सीजनल, तो वो क्या करते हैं, कैरावन में रहते हैं। और ये कैरावन जो है वो कैरावन कहते हैं हम। कैरावन इज अ बस और कार्ट इन विच वन कैन लिव विद ऑल द फैसिलिटीज, मतलब रहने की सारी सुविधाएं जो हैं वो अवेलेबल होंगी एक कैरावन में। आपने एक मूवी देखी होगी, वो स्वदेश ही आई थिंक, उसमें क्या नाम है उनका, शाहरुख खान। तो वो बाहर से आते हैं कहीं, वो पूरे टाइम अपनी कैरावन में रहते हैं, गांव में भी, क्योंकि उसमें एसी लगा हुआ था, सारी चीजें थी, किचन है, ये सब कुछ है। हालांकि ये जो किसान है, ये मजदूर हैं, इनका कैरावन वो वाला नहीं है कि इतना स्मार्ट दिखे। ये या तो बस होगी या तो कार्ट होगी। तो इनका जो कैरावन है वो कार्ट है, एक क्या कहें उसको, एक घोड़ा गाड़ी जैसा कुछ मान सकते हो आप, जिसमें ये लोग रहते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर फसल काटने और ये सब करने जाते हैं। तो ये उसी में रहते हैं, इनका सारा सामान वहीं होता है, खाते वहीं हैं, पकाते वहीं हैं। ठीक, तो ये एक बात है। कैरावन क्या है, जिसमें सारी चीजें अवेलेबल है और वहां रहा जा सकता है। ठीक है, तबीयत ओके ओके है, बहुत अच्छी नहीं है बट चल जाएगा काम, तो आप लोग परेशान ना हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है फार्मिंग ऑफ शुगर केन नीड्स मच वाटर। ये सभी बात जानते हैं हम। जो गन्ने की फसल है, शुगर केन जो गन्ना है, उसको पानी चाहिए ज्यादा, नीड्स मच वाटर, पानी ज्यादा चाहिए।
ठीक है, बात क्लियर हो गई? नहीं, एसएसटी तो नहीं करेंगे, एसएसटी अभी जितना हुआ है उसी को करेंगे। बैलगाड़ी कह सकते हैं एग्जैक्टली परमानंद जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। अब बात हो रही है वही पूरन पोली की, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट लाइन में, इसको अब थोड़ा सा आप देख भी सकते हैं। ये पूरन पोली क्या है? स्वीट रोटीज को पूरन पोली कहेंगे, जो जैगरी यानी गुड़ और चने के यूज से बनेंगी और इसको खाया जाएगा स्पाइसी कड़ी के साथ। मान लेना ये एक कड़ी है, हालांकि नहीं है, ठीक, तो याद रखने में आसानी होगी। ये पूरन पोली है, स्वीट रोटीज, ठीक है। हालांकि ये सुखदेव का पराठा लग रहा है, बट ठीक है, आप मान लेना, ठीक। आगे बढ़ेंगे। रेट्स हैव पुअर आईसाइट बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल। रेट्स जो हैं, चूहे जो हैं, उनकी आईसाइट पुअर होती है, मतलब उनको बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, ऐसे 6x6 की आईसाइट नहीं है उनकी, ठीक है। तो आपकी तरह बिल्कुल ऐसे वो वाली नजरें नहीं है, ऐसे छेद नहीं कर सकती, ठीक। तो रेट्स हैव पुअर आईसाइट, जो आंखें हैं चूहों की, मतलब जो दृष्टि है वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं होती, कमजोर होती है, वीक होती है, चश्मा लगाना पड़ेगा। बट हैव एक्सेलेंट सेंस ऑफ स्मेल, जो सूंघने का सेंस है वो बहुत तगड़ा होगा। सेंस ऑफ स्मेल इनका बहुत बहुत ही जबरदस्त होगा। टच का और टेस्ट का, मतलब बस देखने में प्रॉब्लम है, इसके अलावा अगर सूंघने की बात हो, टेस्ट की बात हो या फिर टच की बात हो, तो ये लोग ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कौन? चूहों की बात हो रही है, रेट्स की, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात हुई, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। अगर किसी को ये इंटरेस्टिंग लग रही है तो, है ना। मैं ठीक हूँ प्रांशु, आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन याद रखिएगा, जैसे वो स्नेक्स वाली बात थी कि स्नेक्स क्या हैं? डेफ हैं। जो सांप हैं वो बहरे होते हैं और वो वाइब्रेशंस से पहचान पाते हैं, वो जो बीन की वाइब्रेशन है, ना कि आवाज, है ना। मैं नागिन तो सपेरा से नहीं वो आते हैं, वो उसकी वाइब्रेशन से आते हैं, आवाज उनको नहीं जाती है, ठीक। तो उसी तरीके से जो चूहे हैं उनकी आईसाइट वीक है, लेकिन उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है, टच है, और तीसरी चीज टेस्ट है, वो तगड़ा होगा। जब भी कोई चीज छोड़ते नहीं है, ये खा जाते हैं सब कुछ। नागपुर की बात हो रही है। नागपुर दे पुट शुगर इन दाल। जो बात कहाँ की हो रही है? दाल में नागपुर के अंदर शुगर यानी मीठा डाल करके खाई जाती है। तो ये जो कल्चर है ये आपका गुजरात में भी मिलेगा कि हर चीज में मीठा डाला जाए। तो एक बेसिक बात हुई, क्लियर है बात? नाम किसी का नहीं लिया जाएगा, सेशन में डिस्कशन करेंगे आज, फिर किसी दिन लेंगे नाम, आज एनर्जी थोड़ी कम है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द डांस। इन द डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। जो नृत्य है, आप देख रहे हैं ये भरतनाट्यम या जो भी होगा, ठीक है, जो नृत्य है या डांस है उसमें जो आपका फेस है और जो आपके हैंड्स हैं, है ना, ये मुद्रा देख रहे हैं आप, ये हुआ फेशियल एक्सप्रेशन, और ये है मुद्रा जो हाथों के थ्रू आप मतलब बनाते हैं, अलग अलग पोस्चर लेते हैं, ठीक। दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे, भाव क्या है? जो आपके फेस के थ्रू शो होगा, कन्वे होगा। मुद्रा है जो आप एक पूरी बॉडी से आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हैंड्स और बॉडी का यूज करके, ठीक। तो ये बेसिक बात हुई। आप ऐसे देखा ही होगा आपने, अगर कोई फेस सीरियस रखे और मस्त किसी पंजाबी सॉन्ग पे डांस करे तो मतलब फीलिंग्स कन्वे नहीं होंगी ना। तो डांस में हम फीलिंग्स को कैसे कन्वे करते हैं? अपने हैंड्स या फिर अपने फेस के थ्रू, ठीक है बात। तो इनको मुद्रा और भाव कहा जाता है, जो हैंड्स और फीलिंग्स हैं। ये कौन डांस करने लग गया है? हाँ हाँ, इतना सब कुछ आता है ईवीएस में। शुभम सही कह रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं ईवीएस में, ईवीएस में काफी बड़ा कंटेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो 2 बार 3 बार पूछा जा चुका है, द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये है उल्लू, रात को जगेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में इसको चीजें दिखेंगी, कलरफुल नहीं होती इसकी दुनिया, ठीक। तो और इसकी दुनिया कोई रंग नहीं भर सकता, मूवीज नहीं देखता है, बॉलीवुड से दूर रहता है। तो रात को जगने वाले बेसिकली जितने भी वो हैं बर्ड्स, उनको ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। और उल्लू जो है अपनी गर्दन को बहुत एक्सटेंट तक पीछे घुमा सकता है, हमें तो पूरा ही घूमना पड़ता है, वो सिर्फ गर्दन को बहुत एक्सटेंट तक, बहुत हद तक पीछे मोड़ सकता है। लेकिन अगर बात आ जाए मैना की, तो ये मैना है, वो तोता मैना की कहानी सुनी होंगी आपने बचपन में। तो ये मैना है, और मैना जो है वो झटके से आगे पीछे कर सकती है गर्दन। मैं नहीं करूंगी, झटका आ जाएगा, ठीक है। तो जो झटके से आगे पीछे गर्दन करे वो मैना, लेकिन जो बहुत हद तक पीछे घुमा सके अपनी गर्दन को वो उल्लू है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जिसमें बहुत कंफ्यूजन हुई पिछली बार। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ जाएंगे आसपास की चीजें तो आपको हेल्प करेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे की ईवीएस की बुक उठा सकते हो, अभी टाइम भी है, और क्या पता और ज्यादा मिल जाए, ठीक है। मैथ्स पेडागोजी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, A bird's feathers help it to fly and keep itself warm too। जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी हैं, उनके जो फीदर्स हैं, उनके जो ये क्या कहेंगे, पंख हैं, पंख ही कहेंगे ना फीदर्स को,
तो ये हेल्प करते हैं उनको वार्म रखने में, मतलब उनके लिए कि ऐसा तो है नहीं ना कि वो कंबल वंबल लेके घूमते हों सर्दियों में। तो बर्ड्स क्या हैं, उनके जो फीदर्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं वार्म रखने में, और दूसरा उड़ने में मदद करते हैं। अगर आपने इस लॉकडाउन में पक्षियों को उड़ते देखा होगा आसमान में, क्योंकि बहुत ज्यादा काम दूसरा आपको बचा नहीं होगा, तो आपने देखा होगा वो लोग बड़े मस्त तरीके से बैलेंस बनाते हैं। जब आराम कर रहे होते हैं तो ऐसे एकदम चलते रहते हैं मस्त, फिर वो कभी कभी स्पीड तेज कर लेते हैं। तो जो उनका फीदर्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं उड़ने में और वार्म भी रखने में, मतलब गर्मी बनाए रखने में उनकी बॉडी में। ठीक है जी, बात आगे बढ़े। फर बोलते हैं, एग्जैक्टली फर बोलेंगे, सही बोल रहा हूँ। ये तो विंग्स हो गए ना, पंख तो एग्जैक्टली फीदर हो गए, फर कह सकते हैं। वो जो सॉफ्ट होते हैं ना, ये वाइट फर जो होता है वो इनको वार्म फील कराने में और इनको फ्लाई करने में मदद करेगा। क्लियर हुई बात? हाँ, एग्जाम्पल्स इंस्टेंट हैं, हालांकि आधा दिमाग बंद है, बट एग्जाम्पल्स तो आएंगे ही। ब्रेल के बारे में बात कर लेते हैं। अबाउट ब्रेल लिपि, ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए किसी भी एग्जाम में, आजकल तो कॉमन है, और सीडीपी में भी इवन आपसे ये पूछ लेता है अगर एग्जाम D2SB या KVS जैसा हो तो ब्रेल लिपि की अगर हम बात करें तो ब्रेल इज रिटन ऑन द थिक पेपर, एक मोटे कागज पर छेद करके ये ब्रेल लिपि को लिखा जाता है बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स। ये जो रोज बनी हुई हैं रेज्ड पॉइंट्स की, क्योंकि इसमें जब आप पॉइंटेड टूल से ऐसे छेद करेंगे तो ये उभर जाएगा, जो भी पॉइंट्स हैं वो उभर जाएंगे, और इसको टच करके वो लोग जो दृष्टि बाधित हैं, जो देख नहीं सकते, वो पढ़ सकते हैं इसको टच करके। ठीक, तो ये जो हाईलाइटेड डॉट्स हैं या उभरे हुए रेज्ड डॉट्स हैं, एक पॉइंटेड टूल से, ऑब्वियसली एक पॉइंटेड टूल से छेद करके एक मोटे थिक पेपर पर इनको बनाया जाएगा। 6 डॉट बेस्ड होती है। जो क्वेश्चन आया था सीटेट में उसमें कुछ 9 डॉट्स लिख दिया था आई थिंक, या 4 डॉट्स लिख दिया था, तो आपको याद रखने हैं 6 डॉट होंगे। कैसे? अगर ए बनाना है तो 2 डॉट्स 2 डॉट्स 2 डॉट्स, मतलब 2 2 2, तो 2 तिया 6, ठीक, 2 3 6 अंग्रेजों के लिए। ठीक है बात। तो ब्रेल इज रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा? जो ये रेज्ड डॉट्स हैं इन पर फिंगर रन करके ब्रेल को पढ़ा जा सकता है, और ये किसके लिए है? जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए है। लुइस ब्रेल ने इसको बनाया था। क्लियर हो गई बात? 6 पॉइंट्स हैं इसमें, 4 पॉइंट नहीं है, 9 पॉइंट नहीं है, 6 डॉट्स हैं। ठीक, एक लेटर को बनाने में 6 डॉट्स। क्लियर हो गई? कोई बात नहीं मोनू, अभी मिलेंगे वहां भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। लुइस ब्रेल की बात करते हैं। लुइस ब्रेल ने इस लिपि को जन्म दिया था। ये है लुइस ब्रेल। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है आई थिंक सो। तो लुइस ब्रेल 1809 में इनका जन्म हुआ था, 1852 तक रहे थे, और फ्रांस के थे लुइस ब्रेल। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर 4 पॉइंट में से, आजकल ये बड़ा नया सिस्टम है कि वो क्या कहेगा, दोनों सही हैं, एक सही है, तीनों सही हैं, तो उस केस में आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है। when he was 3 years old, जब ये 3 साल के थे, लुइस ब्रेल was playing with his father's tools, अपने फादर के टूल्स से खेल रहे थे, और इनकी आंखों में एक पॉइंटेड टूल से इनकी आंखें हर्ट हो गई, यानी कि चोट लग गई, और इनकी आईसाइट चली गई, इनकी जो दृष्टि थी वो चली गई। ठीक। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज, उनको बहुत अच्छा इंटरेस्ट था पढ़ने में। ही kept thinking of different ways to read and write। अब आप देख रहे हैं कि आप बच्चों को किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, कि जो थिंकिंग है आपकी, या आप जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं किसी चीज का, जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका इंटरेस्ट आपको किसी भी हद तक लेकर के जा सकता है। अब ये मैं आपको यूज कर रही हूँ आपके साथ ऐसी भाषा, किसी भी हद तक लेके जा सकता है, ये मत कह देना बच्चों को, है ना, वो कहीं और ही पहुंच जाएंगे। तो ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज, उन्होंने अलग अलग तरीके सोचे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहे हैं आप इनडायरेक्टली पेडागोजी में बच्चों को, ये कहानी सुना करके कि आप अलग अलग तरीकों से, डिफरेंट वेज हो सकते हैं किसी एक समस्या का समाधान करने के, और देयर इज नो नीड टू बी पेसिमिस्ट, या बिल्कुल आप आशा न खोएं। ये सारी बातें आप इनडायरेक्टली पढ़ा रहे हैं। पेडागोजी कुछ नहीं है, पेडागोजी आप जैसे सिखाएंगे किसी एक सब्जेक्ट को, वही है, साइंस ऑफ टीचिंग है एक तरीके की। ठीक है बात? तो ये एक बेसिक सी बात हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, तो ये एक सिंपल बात हुई। तो इन्होंने क्या किया, इनको बहुत इंटरेस्ट था, इन्होंने अलग अलग तरीके सोचे कि मेरी आंखें तो अब नहीं है, बट मैं पढ़ूं कैसे। ठीक। तो लुइस ब्रेल ने एक लिपि को इजाद किया। फाइनली ही फाउंड अ वे, उन्हें एक तरीका मिला बहुत सारा दिमाग पे जोर डालने के बाद। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, कि भाई पढ़ा जा सकता है टच करके और फील करके। ठीक है बात? दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, इसको बाद में ब्रेल स्क्रिप्ट का नाम दिया गया। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स, यही हमने अभी डिस्कस किया था। 6 पॉइंट्स चाहिए, मतलब ये बेस्ड है 6 पॉइंट्स पर। 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं।
ठीक। इसके अलावा ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। आज की डेट में कंप्यूटर के थ्रू भी ब्रेल को लिखा जा सकता है। हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें तो हम काफी एडवांस हैं। यहां से तो कोई भी बफरिंग नहीं है, तो ऐसा आप नहीं कहेंगे कि बफरिंग है। ठीक है बात। इफ यू शो द चिल्ड्रन द एक्चुअल ब्रेल स्क्रिप्ट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब आपको क्या है, क्लासरूम में टीचिंग एड के रूप में, आप एक शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में क्या दिखा सकते हैं, ब्रेल लिपि आप ले जा करके एक ब्रेल पेपर दिखा सकते हैं, बुक्स होती हैं उनको दिखा सकते हैं, बच्चे टच फील करके देख करके उसको ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आपने रियल लाइफ से जोड़ दिया ना लर्निंग को। ठीक है बात। जैसे यहाँ पिक्चर दिखाई जा रही है, वैसे आप उनको एक ब्रेल का कोई पेपर लेके जा सकते हैं या पिक्चर दिखा सकते हैं, तो उससे रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाएगी लर्निंग आपकी। आगे बढ़ेंगे। In the beginning, pots were made of stone and clay. People made pots of stones by digging and scraping stones with their hands. मतलब कि शुरुआती टाइम में, जब पहले के समय में, अगर मैं कहूं ऐसे स्टोरी के रूप में, तो पहले के समय में जो पॉट्स हैं, पॉट्स आप देखते हैं ये बनाए जाते हैं, मिट्टी के जो पॉट्स बनाए जाते हैं ये स्टोन एंड क्ले से। क्ले आप जानते हैं वो चिकनी मिट्टी जो होती है, और जो पत्थर हैं छोटे छोटे, जो पेबल स्टोन्स हैं, उनका यूज करके पहले क्या बनाए जाते थे, पॉट्स बनाए जाते थे। पीपल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन्स बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स। जो पॉट्स हैं स्टोन के, उनको खोद के, खुरदरा करके, घिस के, ऐसे इनको बनाया जाता था पॉट्स को। ठीक है बात। चिकनी मिट्टी और स्टोन्स का यूज करके। सिंपल बात। ये पीडीएफ मिल जाएगी, रिवाइज जरूर कर लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। कहवा, यानी कहवा कह सकते हैं एक तरीके की टी है, चाय है, विद आलमंड्स एंड कार्डेमम, जो इलायची और क्या कहें बादाम है, उसका उपयोग करके बनाई जाती है श्रीनगर में। गर्म मतलब सर्दी में ही बहुत हेल्प करती है, ये कह सकते हैं। जो कहवा है इवन मनाली वगैरह में मिल जाएगी। तो कहवा क्या है, श्रीनगर में क्या किसका यूज किया जाएगा, कहवा एक प्रकार की टी है जिसमें कार्डेमम यानी इलायची और इसका बादाम का यूज किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। केवीएस की वैकेंसी इस साल, हाँ मुझे तो लगता है देखो आएगी, अगर चीजें ठीक हो जाएं धीरे धीरे तो आएंगी। पेपर डिले होने की संभावना है, बट पढ़ाई कीजिए, कुछ नहीं पता चीजें कब कैसी हो जाएं। ठीक है। द डल लेक इज इन श्रीनगर। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं एक चैप्टर में कि जो डल लेक है, और वहां क्या चलती है डल लेक में, शिकारा, एक बोट है। ठीक है, चिकारा नहीं है, ये शिकारा है। ठीक है, तो शिकारा चलेगी किसमें, एक श्रीनगर में, डल लेक के अंदर। ठीक है बात। और यहाँ हाउस बोट्स भी पाई जाती हैं, हमने डिस्कस किया था। हाउस बोट्स जो बिल्कुल हाउस की तरह अब दिखती हैं, ये पीछे आप देख पा रहे हैं, इनके घर मतलब घर के जैसी होती हैं ये अंदर से। ठीक है बात। कश्मीर में है श्रीनगर ऑब्वियसली। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक सेशन कर सकते हैं यार एसएसटी पेडागोजी का, आई ट्राई किया जाए। बर्ड्स प्रिवेंट फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एज दे ईट देम। अब ये इंपॉर्टेंट है। जो बर्ड्स हैं, जो क्या कहेंगे, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, ये किसको बचाते हैं, फ्रूट्स को। मान लीजिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगे हुए हैं, तो ये पेड़ पर तो जा ही सकते हैं पक्षी, हम तो नहीं जाएंगे, बट ये जाते हैं वहां और ये इंसेक्ट्स वगैरह को खा जाते हैं, मतलब जो कीड़े हैं उनको खा जाते हैं, जिससे फ्रूट्स सेफ रहते हैं, या फ्रूट्स को बचाने में योगदान है बर्ड्स का, ये कह सकते हैं। तो प्रिवेंट करते हैं बर्ड्स फ्रूट्स को, किससे, इंसेक्ट से, कीड़ों से, क्योंकि कीड़ों को बर्ड्स ही खा जाएंगे। ठीक है बात। यहां तक की बात ठीक है। 3400 लोग देख रहे हैं और 2700 ने लाइक किया है। तो अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो 700 लोगों ने ही नहीं किया लाइक। अच्छा रेशो है आज लाइक का। अब ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। आई लिव इन हांगकांग। एक बच्ची है जो हांगकांग में रहती है, और ये हांगकांग में सांप खाते हैं लोग, ये कह सकते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल बहुत टू द पॉइंट बात बताऊंगी। हांगकांग में दे ईट स्नेक्स, मतलब सांप खाते हैं लोग, ये कह सकते हैं। ठीक है। और एक डिश है, डिश का नाम क्या है, लिंग हु फेन। क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, लिंग हु फेन। ये किससे बनती है, स्नेक से डिश बनेगी, हांगकांग में मिलेगी। ठीक है, ये एक सिंपल बात हुई। आगे बढ़ेंगे। आई लिव इन कश्मीर। अब ये बच्ची है जो कश्मीर में रहती है, ये फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में, आई थिंक मस्टर्ड ऑयल को वही कहते हैं ना, सरसों का तेल, तो मस्टर्ड ऑयल में ये फिश को फ्राई करके खाते हैं। ये कश्मीर का टेस्ट हुआ। ठीक है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा। ये बता रहे हैं कि एक बार जब हम गोवा गए थे तो वहां लोग कैसे खाते थे, जो फिश है वो डिफरेंट टेस्ट था उसका। क्यों? क्योंकि वहां लोग जो फिश है उसको कुक करते हैं कोकोनट ऑयल में। आप जानते हैं गोवा में कोकोनट ऑयल की भरमार है, वहां बहुत सस्ता मिलता है कोकोनट, यानी कि क्या कहेंगे उसको, कोकोनट को, नारियल। ठीक। अरे नारियल से याद आया, मेरा तो पानी बाहर रह गया। अच्छा ठीक है, तो बाहर नहीं रहा, यही है। ठीक है ठीक है, तो एक मिनट रुको।
सिंपल सी बात है, अगर हम बात कर रहे थे कश्मीर की, तो कश्मीर में लोग फिश को खाते हैं कुक करके। कौन से ऑयल में? मस्टर्ड ऑयल में, यानी सरसों के तेल में। और अगर मैं बात करूं किसकी, इसी चीज की, गोवा में, तो गोवा में लोग फिश को किस में फ्राई करके खाएंगे? कोकोनट वाटर, कोकोनट ऑयल में, है ना। कोकोनट ऑयल आप जानते हैं, वो जो नारियल का तेल, बहुत जो इतना ऐड आता है हमेशा से टीवी में, ठीक है। आजकल पतंजलि भी ऐड करते हैं उसका। आई लिव इन केरला, एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो केरला की बात कर रहा है। ये दिखाते हैं कि कैसे फूड हैबिट्स बदलती हैं स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जगह के हिसाब से खाना बदल जाता है, ये दिखाया जा रहा है यहाँ। इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टेपियोका। अब केरला में क्या खाया जाएगा? बॉइल्ड टेपियोका, जो साबुदाना है उसको बॉइल्ड करके, उबाल करके, ठीक है। विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, कोकोनट का यूज करके करी बनती है एक, और उसको साथ में खाया जाएगा किसके? उबले हुए साबुदाने के, ठीक है। डिस्कस कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड बाय शेयरिंग देयर फैमिली एक्सपीरियंसेस एंड रिस्पेक्ट देम। अब पेडागोजी में क्या इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों के जो फूड आइटम्स वो लेके आते हैं, वो लंच बॉक्स आप दिखा सकते हैं कि अलग अलग खाना किस प्रकार का होता है, और आप कल्चरल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, जो जहां खाए। ऐसा नहीं है कि आप कहें कश्मीर में तो लोग ये खाते हैं, अरे बड़े बेकार हो यार तुम तो, हम तो ये खाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप रिस्पेक्ट कर पाए कल्चरल डाइवर्सिटी की, कि हाँ, सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं लोगों में, ठीक है बात। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नहीं, नारियल पानी बहुत पसंद है मुझे। आगे बढ़ेंगे, लेके मत आ जाना मीटअप में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। सिंबल्स आर इंपॉर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टूड अबाउट मैप्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैप्स की बात करूं तो मैप पे हर बार क्वेश्चन आता है। एक मैं स्पेशल वीडियो मैप पे ही बनाऊंगी जो सीटेट की है। इसमें अगर हम बात करें तो मैप की बात हो रही है। सिंबल्स आर इंपॉर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अबाउट मैप्स। जो मानचित्र हैं उनके बारे में जो सिंबल्स होते हैं, आप देख रहे हैं ना मैप में सिंबल्स होते हैं। माउंटेन्स को दिखाने के लिए इस तरह के हाईएस्ट एलिवेशन है तो ये, रिवर के लिए ऐसा कुछ बना हुआ है ना। कोई कैपिटल है किसी जगह की तो उसके लिए इस तरीके का कोई एक सिंबल बनाया हुआ है। तो ये सिंबल्स हेल्प करते हैं बच्चों को मैप को अच्छा समझने में। सिंपल बात है यहां तक की। क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल अनीता जी, मिलते हैं पीडीएफ। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है, ये लास्ट पॉइंट है आज के लिए। आज का सेशन बड़ा है और आप लोग 10 बजे के बाद तो सोने का टाइम हो जाता है आप लोगों का। खैर, तो अगर मैं बात करूं तो बज्जू विलेज कहाँ है? राजस्थान में, ठीक। बज्जू विलेज कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान में पानी की समस्या रहती है, तो आप ये बताएंगे बच्चों को कि रीयूज आप वाटर को कैसे कर सकते हैं, वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, पानी का संरक्षण, जल संरक्षण, और कैसे आप दोबारा कई चीजों में, जैसे एसी से जो पानी निकलता है, या बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है जिस पानी को आप रीयूज कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी काम में हो, ठीक है। दिस वुड बी हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर। ये बच्चों को पानी को सेव करने में मदद करेगा। इट विल बी यूजफुल टू लिसन एंड अडॉप्ट सजेशंस गिवन बाय द स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड। आप बच्चों के सजेशंस, आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा, हाउ टू सेव वाटर, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, तुम्हारा क्या आइडिया है। तो अलग अलग बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और बताएंगे, उस एक टॉपिक पर डिस्कशन होगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है बात। तो ये एक सिंपल बात हुई, आज की कहानी इतनी ही थी। और लाइक शेयर ना किया हो तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी अगर अभी तक ना किया हो, वैसे मुझे नहीं लगता आप लोग देख रहे हैं इतनी देर से और नहीं किया होगा, तो वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेलीग्राम चैनल पर जिनको पीडीएफ नहीं मिल रही तो उन्होंने कोई गलत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, लेट्स लर्न स्क्वाड। अगर आपने सर्च करके उसको ज्वाइन किया है, 98,000 लोग हैं हम वहां जुड़े हुए, तो वहां पीडीएफ या वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाता है, और आगे भी जो भी चीजें होंगी वो मिल ही जाएंगी। तो ये एक बेसिक बात हुई। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे 9 बजे, और एक स्पेशल सीरीज की अनाउंसमेंट आपको जल्दी देखने को मिलेगी। मे बी कल या परसों, संडे में भी कर सकते हो, तो उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिन लोगों का सीटेट क्लियर हो गया उनके लिए, है ना। चलिए, टेक केयर, कल मिलते हैं। हाँ, डेंजरस क्लास, ऐसा क्या हो गया यहाँ? मैम, सुनने की प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? हियरिंग इश्यूज, हियरिंग इम्पेयर्ड कहेंगे ऐसे बच्चों को जिनको सुनने की प्रॉब्लम है ना। कोई बात नहीं, लाइक डिसलाइक ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, मन से श्रद्धा है अपनी अपनी, है ना। चलिए, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए, और धन्यवाद आपके इतने सारे सजेशंस के लिए कल, और इतने सारे कंसर्न के लिए। अच्छा लगता है, यही चीज बताती है कि हम लोग एक अच्छे कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप देखने ही आते हो या मैं डिस्कस ही करने आती हूँ, वो एक प्रॉपर ह्यूमैनिटी वाला कनेक्शन है। चलिए, ध्यान रखिए, कल मिलते हैं।